आज हम जहाँ पर खड़े हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, जिसे रविंद्र भवन के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर की यादों से ये भवन वाबस्ता है, जुड़ा हुआ है, जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में एशिया का जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि पर, गीतांजलि के कुछ हिस्सों को रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी टीला पर बैठ कर के लिखा था। और ये जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत फ़िलहाल ये रविंद्र भवन आता है, और रविंद्र भवन में फ़िलहाल में प्राचीन भारत की पढ़ाई अभी हो रहा है, और इसके विभागाध्यक्ष हमारे साथ हैं डॉक्टर बिहारी लाल चौधरी जी, जो सीधे हम इनसे संवाद करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अभी मेरा बोलना मुनासिब नहीं, जब सर खड़े हैं और ये खुद इस टीला कोठी के विषय में, रविंद्र भवन के विषय में ये बताएंगे कि इसकी अहमियत और इसकी भव्यता क्या है। तो सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। सर, ये बताया जाए कि ये अभी फ़िलहाल यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व जी उसकी पढ़ाई होती है। जी हाँ। तो ये कभी टीला कोठी के नाम से जाना जाता था, ऑगस्टस क्लीवलैंड का ये आवास था। जी हाँ। तो ये जो टीला कोठी है, इसके विषय में कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो लोग, जो भागलपुर के लोग अब तक नहीं जानते हैं। ऐसा है, देखिए, टीला कोठी और टीला दो बातें हो गई। जहाँ तक टीला कोठी का सवाल है कि ये इसको ऑगस्टस क्लीवलैंड हाउस भी कहा जाता था, क्योंकि क्लीवलैंड जो एक ब्रिटिश सिटीजन थे, वो एक सिर्फ यहाँ पर उनका आवास ही नहीं था, बल्कि भागलपुर के पहले मुख्यालय, जिला मुख्यालय के रूप में ये भवन, जिसकी स्थापना क्लीवलैंड ने की थी, ये बात 1780-85 के समय की है। और इस नाते यह एक हेरिटेज भवन भी है, क्योंकि भागलपुर के ज़िला बनने की कहानी इससे जुड़ी है। यहीं से प्रारंभ होता है ज़िला बनना। और अंग्रेज़ों को जब बंगाल और बिहार की दीवानी हासिल हुई थी, तो उस समय राजमहल यहाँ का हेडक्वार्टर हुआ करता था, जिसमें कि आज का कहलगांव और ये सारे इलाके, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, ये सारा जो है आपके संथाल परगना प्रमंडल में ये पड़ता था, और इसको जंगल टेरी कहते थे। सर, ऑगस्टस क्लीवलैंड भागलपुर के तत्कालीन जिला कलेक्टर थे, तो उनको इसलिए भेजा गया कि तिलका मांझी ने नाक को दम कर दिया था। उनको सप्रेस करने के लिए, जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ऑगस्टस का साहब को यहाँ पर भेजा गया था, और जो इनका आवास था। तो इसमें क्या सच्चाई? ऐसा हम लोगों को नहीं मिला कहीं ये विवरण कि ऑगस्टस क्लीवलैंड को तिलका मांझी को सप्रेस करने के लिए भेजा गया था स्पेशली। हम लोग ये जान रहे हैं कि राजमहल से जो गवर्न होता था ये इलाका, तो ये ब्रिटिशर्स के आने के पहले की बात है। जब कंपनी को यहाँ का पट्टा मिला, तो उसके बाद प्रशासनिक दृष्टि से और रेवेन्यू कलेक्शन की दृष्टि से उन्होंने ऐसा किया होगा। तो पूरे राजमहल के क्षेत्र को उन्होंने 3 भाग में बांटा, एक खड़गपुर और एक कहलगांव और भागलपुर। तो भागलपुर के लिए ऑगस्टस क्लीवलैंड यहाँ नियुक्त हुए, और जिन्होंने ये जिला मुख्यालय के लिए भवन का निर्माण करवाया था। तो जिला मुख्यालय का निर्माण यहाँ पर करवाया गया। तो जैसा कि ये सबसे ऊंचाई पर, भागलपुर के सबसे ऊंचे स्थलों में इसको गिनाया जाता है। बिल्कुल। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भागलपुर में कई एक टावर थे, जिसको वॉच टावर के रूप में, तो एक का वर्णन ये यहाँ किया जाता है इस जगह पर। तो बाकी जो 3 टावर जो बुद्ध कालीन से जोड़ा जाता है, ये बुद्ध काल में ये वॉच टावर के रूप में था। तो इसकी क्या प्रासंगिकता थी और क्या इसका सच्चाई है इसके पीछे? देखिए, जो वॉच टावर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो भागलपुर में प्राचीन काल से ही जो है ऐसे टीले दिखते हैं, जिसको ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कर्णगढ़ यहाँ पर बहुत ही विख्यात एक स्थल है, और यदि वहाँ पर वो किला रहा होगा
तो उसके इर्द गिर्द में 4 दिशाओं में इस तरह के 4 टीले मिलते हैं। कहाँ कहाँ 4 दिशाओं में? उसमें से पहला तो आपको ये टीला कोठी मानिए, दूसरा एक टीला इसके ठीक सामने उधर दक्षिण में वो सहजंगी की बाजार जिस पर है वो टीले पर है, तो एक दूसरा टीला उसको हम लोग मानते हैं। और तीसरा सहजंगी बाजार के सामने पश्चिम में जो कि चंपा नदी के किनारे है, वो नील मही के नाम से हम लोग मानते, नील मही आजकल उसको कहा जाता है। तो ब्रिटिश पीरियड में नील का वहाँ पर कारखाना लगा, लेकिन वो टीला रहा होगा, उसकी ऊंचाई पर है वो। और एक चौथा जो है वो चौथे कोने में मखदूम शाह की बाजार है, तो वो भी टीले पर ही है। अच्छा, तो कुल मिला के ये 4 टीले हुए। जी सर, इस जो धरोहर है, जी, क्योंकि आज धरोहर कहना ज़्यादा प्रासंगिक है, बिल्कुल बिल्कुल कि भागलपुर के लोग अगर गर्व कर सकते हैं जी। तो टीला कोठी रविंद्र भवन पर। जी तो यहाँ पर सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर की ही यादें नहीं है, यहाँ पर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो बांग्ला के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार थे, बिल्कुल बिल्कुल, उनका ननिहाल भी यहाँ था। जी हाँ जी, उनका काफ़ी एक बड़ा हिस्सा यही व्यतीत हुआ। जी जी, तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि श्रीकांत जो उपन्यास था, हाँ गंगा की अटखेलियों में जी, वो यहाँ पर बैठ करके बिल्कुल बिल्कुल। मौलीश्री का वृक्ष के नीचे लिखा करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? शरद चंद्र जी के बारे में तो बिल्कुल ये बात सही है। जहाँ तक रविंद्रनाथ टैगोर की और गीतांजलि की पंक्तियों की बात करते हैं, तो उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ये कहा जाता है कि रविंद्र बाबू यहाँ जब आए थे नोबेल प्राइज मिलने के पहले, उस समय उन्होंने गीतांजलि की कुछ पंक्तियों की रचना यहाँ की थी, लेकिन हिस्टोरिकली कोई ये प्रूफ नहीं है। तो ऐतिहासिक तथ्यों पर ये आधारित नहीं है। हाँ, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित सिर्फ है। लोगों के कहीं सुनी बातें हैं। जी हाँ जी। एक और चीज़ कही जाती है कि महात्मा गांधी इस टीला कोठी पर, जो शहर में उनको इजाज़त अनुमति नहीं मिली थी सभा करने का, तो यहाँ पर उन्होंने शायद हसरत मोहानी के साथ आए थे। जी बिल्कुल, अली बंधुओं के साथ। सही है। ये शायद 1930 के आसपास की बात है, लगता है यहीं पर। ये शायद 1920-21 में नन कॉर्पोरेशन के वक्त आए। वो उनका आना तो भागलपुर आगमन तो 3 बार हुआ, तो उसमें से एक बार जो वो यहाँ आए थे, तो भागलपुर में और इसके आसपास मुंगेर में बहुत बड़ा भूकंप आया था जी 1930 में। 30 में, तो उनका आगमन उस समय भी हुआ। तो उस समय यहीं पर नीचे जो सीढ़ी है जी, उन्होंने एड्रेस किया था। अच्छा। और बहुत से लोग उनको सुनने के लिए आए थे। तो गांधी जी की भी याद इससे जुड़ी हुई है, और इसमें कोई शक नहीं, यह एक ऐतिहासिक स्थल है और एक जिसको विरासत कहते हैं। सर, मैंने यह भी सुन रखा है कि पहले गंगा नदी बिल्कुल इसके करीब से बहती थी, जी, और यहाँ पर कई अशोक महान की जो 2, एक संघमित्रा पुत्री और महेंद्र पुत्र थे, श्रीलंका भी इसी रास्ते से गए, और मुगलों बादशाह का भी समय समय पर यहाँ पर जो दौरा हुआ तो जलमार्ग के द्वारा। तो इसके विषय में आप बताइए, क्या ऐतिहासिक, क्योंकि आप इतिहास के विद हैं, इतिहास के जानकार हैं, विभागाध्यक्ष, तो इसमें कितना पुट है, कितनी सच्चाई है? जो आप बंगाल की खाड़ी देख रहे हैं, और जो आपका ये महासागर है, ये इंडियन ओशन, जी जी, हिंद महासागर, उसमें प्रवेश का जो द्वार था वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था बंगाल में, और वहाँ तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग यही रहा है गंगा, जिससे होकर के, जबकि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में नदी ही सड़क का काम करती थी, तो एकमात्र जरिया था, एकमात्र जरिया था, आवागमन का यही साधन था। तो इस होकर के बड़ी बड़ी हस्तियों का जाना आना और बड़े पैमाने पर व्यापार, आपने सुना होगा बिहुला बिसरी की, बहुत ही चर्चित कथा है। तो उससे भी संबंधित ये, चूँकि वो चांदो सौदागर ये लोग नाथनगर के रहे थे, और उनकी जो कहानी है बिहुला की, वो भी इससे जुड़ी हुई है। इससे जुड़ी। और अशोक के बारे में, अशोक के पुत्र महेंद्र के बारे में आप देख रहे हैं, पटना में महेंद्रू घाट है, तो पाटलिपुत्र से महेंद्र का जाना, वो वहाँ से चल करके इसी रास्ते से होकर के वो ताम्रलिप्ति गए। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है कि यात्रा अशोक ने कई दफ़ा इस भागलपुर के रास्ते से भी किया। अशोक ने तो किया ही होगा, चूँकि कलिंग का युद्ध लड़ा था अशोक ने। जी जी, तो 261 BC में जो कलिंग का युद्ध। जी हाँ जी हाँ। और उसके बाद फिर महेंद्र की बात हम लोग कर रहे हैं। महेंद्र और संघमित्रा अलग अलग गए हैं, पहले महेंद्र गए हैं,
और फिर उसके बाद पीछे तो से रास्ता यही था। रास्ता यही था। तो एक और चीज़ जो लोग अक्सर कहते हैं कि इस टीला कोठी में जी। एक सुरंग है जो मुंगेर और बंगाल को जोड़ता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मीर कासिम के वक्त बनाया गया है। तो आज मैं वो भी पटाक्षेप करना चाहूँगा, आपके मुख से ये सुनना चाहता हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है सर। देखिए, मीर कासिम के समय की जो सुरंग की बात होती है वो सुरंग ऐसा कहते हैं कि जो कुप्पा घाट, तो वो कुप्पा का मतलब कुप्पा अपभ्रंश है, ये है गुफा। अच्छा, कुप्पा का अपभ्रंश, गुफा का अपभ्रंश है। जी जी। गुफा का अपभ्रंश है कुप्पा। जी जी। तो गुफा घाट कहा नाम रहा होगा। और मीर कासिम का जो किला है वो मुंगेर, जी जी। वो वहाँ से सुरंग जो की बात होती है तो उसका वो एंड रहा होगा, ये भले आप मान सकते हैं, जो कि कुप्पा घाट है। यहाँ पर सुरंग ऐसा कुछ ऐसा नहीं हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि टीला कोठी से पुराना प्राचीन निर्माण वो ईंटों से बना हुआ, वो उसका अवशेष हम लोग देखते हैं, जो कि इस भवन के नीचे मिलता है। तो अभी तो ये 2 स्टोरेज है, फर्स्ट फ्लोर और एक सेकंड स्टोरेज। तो इससे जो सुरंग है तो कहीं ना कहीं उसका भूतल तो नहीं रहा होगा, उसी पर जो कंस्ट्रक्शन तो नहीं खड़ा किया गया। हाँ, वही रहा होगा। वो सुरंग उसको नहीं हम लोग कर सकते, क्योंकि सुरंग तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जी जी। ये एक इसी टीले पर कोई पुराना निर्माण रहा होगा जिस पर कि टीला कोठी का निर्माण हुआ होगा, ऐसा मानते हैं। अच्छा, ये सर जो अभी इसका वास्तु कला है, जो इसका कारीगरी है, बहुत ही सुंदर। ऐसा कहा जाता है कि बिहार में सबसे मजबूत और खूबसूरत अगर किसी भवन का नाम आएगा तो ऑगस्टस क्लीवलैंड, जो रविंद्र भवन का। तो ये किस शैली में बनाई गई है सर? ये ऐसा है कि बिहार ही नहीं, पूरे भारत को ले लीजिए, जो देश में जितने भी ब्रिटिश पीरियड के निर्माण है, भवन है, उसमें से जो सबसे पुराने भवन है उसमें से एक ये है आपका रविंद्र भवन टीला कोठी। क्योंकि अंग्रेज़ों के आने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जब आया, कंपनी का शासन जब शुरू हुआ जी, ये उसी समय का निर्माण है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये स्टाइल इंडियन नहीं है, ये रोमन शैली की बनाई हुई है। और इसको देख के दूर से ही कोई कह देगा कि काफ़ी खूबसूरत और ये प्रिजर्व करने के लायक जगह है। वर्तमान में जो अभी इसका मैं देख रहा हूँ तो सदै सदै ये रुग्ण हो रहा है। जो इसकी चमक है, जो कांति है, कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है। इतना अजीमुशान, इतना एक अच्छा स्ट्रक्चर, ये विलुप्ति के कगार पर सदै सदै आगे बढ़ रही है। तो इस पर क्या आपने जो ऊपर के अधिकारी हैं, विश्वविद्यालय, चूँकि अभी विश्वविद्यालय के देख रेख में ये है, तो विश्वविद्यालय का दायित्व बनता है कि इसके रख रखाव में समय समय पर काम किया जाए। तो क्या इस मुतल्लिक इस सिलसिले में आपने पत्राचार किया सर? ये यहाँ से एकाधिक बार हुआ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर जगह टूट का ये शिकार हो रहा है। यहाँ से जो है विश्वविद्यालय से आग्रह किया गया और पहले भी किया गया था। दरअसल ये एक इस तरह का स्थल है कि भवन है और चारों बगल जगह भी काफ़ी है, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए इसका कोई घेरा नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है और इसकी वजह से इस भवन को, इसकी दीवारों को, इसके शीशे और इसके दरवाज़ों को नुकसान होता है और आने जाने वालों की कोई रोक टोक नहीं है। तो आखिर इस सुरक्षा संरक्षा पर क्या वजह है कि इस पर संकट आ गया है? क्या बाहरी लोग का लगातार यहाँ पर प्रवेश हो रहा है, यहाँ पर निवास हो रहा है? यहाँ पर बिना रोक टोक लोग इसको भ्रमण के लिए या ऐसे ही घूमने फिरने के लिए आते जाते रहते हैं। बाढ़ क्योंकि ये गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा में हमेशा बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो लोग विस्थापित होकर के यहाँ पर अपना बसेरा, यहाँ पर आशियाना डाल। यहाँ पर अमूमन सालों में हर साल जो है बाढ़ पीड़ितों का कैंप रहता है और सैकड़ों की संख्या में जो है स्त्री पुरुष बाल बच्चे माल मवेशी यहाँ पर उनका डेरा हो जाता है और जिला प्रशासन भी उनको मदद करता है। जिला प्रशासन से भी उनको सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। तो ये एक तरह से उनका ये आश्रय स्थल बना दिया जाता है। तो सर ठीक है, वो आश्रय स्थली जो लोग आते हैं बाढ़ से विस्थापित होकर के, उनकी भी सुरक्षा ज़रूरी है। लेकिन ये हमारा धरोहर है, हेरिटेज है, जो 1780 और 85 के बीच में बना।
तो काफ़ी अहमियत रखता है, भागलपुर नहीं, बिहार नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए। जी जी जी। तो क्या उसके बुनियाद पर क्या इसको ख़त्म करना क्या जायज़ है? बाढ़ पीड़ितों को आश्रय मिलना चाहिए, इसमें दो राय नहीं, लेकिन ये जो एक हेरिटेज प्लेस है इसकी कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी तो सुरक्षा होनी चाहिए और बाढ़ पीड़ितों को आश्रय देने की और भी दूसरी जगह कही है। हम लोगों को लगता है कि सबसे पहले यदि प्राथमिकता के रूप में लीजिए तो भवन के मरम्मत की तो ज़रूरत है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसका घेराव होना, इसका घेराबंदी होना। ये कुल कितने रकबे में विस्तृत है सर? अब ये तो एग्जैक्ट अनुमानित ये तो लगता है कि 10 कट्ठा के आसपास का एरिया। अच्छा, 10 कट्ठे के। और एक सामने मैं देख रहा हूँ सर, स्मारिका भी है। हाँ है, जो क्लीवलैंड स्मारिका, हाँ हाँ, जो क्लीवलैंड की याद में बनाया गया, क्योंकि उनको 13 जनवरी 1784 को, अगर मैं सही हूँ तो शायद उसी दिन हाँ, तिलका मांझी के वो शिकार बने थे। दरअसल क्लीवलैंड के तिलका मांझी से की तीर से शिकार बनने की जो बात है वो सच्चाई से जो हो, आप इसको खारिज करते हैं? नहीं, मैं खारिज भी नहीं करता, मुझे लगता है ये शोध का विषय है। अच्छा अच्छा। और कोई बात ऐसी नहीं होती है कि या तो हाँ या ना, दोनों के बीच की भी बात होती है कि भाई वास्तविकता क्या है इसका पता करना। तो ये मेरा नज़रिया उसी तरह का है कि इसको इसकी गहराई में जाके इस पर शोध होना चाहिए और हम लोग भी लगे रहते हैं इसके लिए। जहाँ से कोई सामग्री मिलती है तो कोशिश करते हैं जाने के लिए। ये जो सामने आप बोल रहे हैं वो स्मारिका, ये तिलका मांझी के तिलका मांझी का की जो डेथ हुई है वो हुगली के किनारे हो गई है। वो जब जहाज से ब्रिटेन वापस लौट रहा था, ऑगस्टस क्लीवलैंड का। हाँ, क्लीवलैंड। लेकिन इतिहास में ही कहा गया है कि तिलका मांझी ऐसा नहीं उनके है, दिनचर्या को फॉलो किया और एक यहीं पर एक ताड़ का पेड़ था, वृक्ष था, उसी पर वो एक दिन पहले बैठ गया और जैसे ही वो निकले कार्यालय जाने के लिए, बस वो तीर सीधे ऑगस्टस क्लीवलैंड को उन्होंने मार दिया और तत्क्षण उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा है कि इसको इतिहास में ऐसा कहा गया ये न कहा जाए, ये जनश्रुति है। जनश्रुति में ये बात है कि ऐसा हुआ, तिलका मांझी की तीर से वो घायल हुए और उनको जब है यहाँ से कलकत्ता ले जाया गया और कलकत्ता से वो ब्रिटेन लौटने समय वो उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा। अच्छा, ऐसा माना जाता है। और जहाँ तक ये स्मारिका का सवाल है तो उनकी जो स्मारिका वो कलकत्ते में है पहली। अच्छा। और लेकिन यहाँ पर भी फिर बनवाया अंग्रेजों ने, क्योंकि वो उनका कार्यस्थल यही था। तो ये थे प्राचीन भारतीय इतिहास के संस्कृति के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बिहारी लाल चौधरी जी, जिन्होंने समग्र रूप से इस टीला कोठी के इतिहास से रूबरू कराया और एक एक चीज़ों की जानकारी दी। हमारे साथ श्री दिगंबर जैन मंदिर पंचकल्याणक के महामंत्री सुनील जैन जी भी साथ में हैं। इनसे जानेंगे। सर, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए। तो आप आज टीला कोठी में हमारे साथ हैं, हमारे कहने पर आप आए, अपना कीमती वक्त निकाल करके, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये आप टीला कोठी को किस तरह से जानते हैं? ये स्थल बहुत ही मनोरम है और जब यहाँ कोई आते हैं तो इसकी भव्यता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं। उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है और विशेष रूप से यहाँ जो अध्ययन का कार्य चल रहा है और उसमें जो हमारे हेड हैं डॉक्टर प्रोफेसर बिहारी लाल जी चौधरी, उनके नेतृत्व में यहाँ अध्ययन अध्यापन का कार्य बहुत ही कुशलतापूर्वक हो रहा है और यहाँ से निकले हुए छात्र देश में विभिन्न पदों पर सुशोभित हो रहे हैं। तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामना। और इस क्षेत्र पर आकर के और यहाँ के इस मनोरम वातावरण में पहुँचने के बाद ये ख्याल आता है कि इसको और अधिक संरक्षित और पोषित करने की आवश्यकता है। इस पर विश्वविद्यालय को ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे भागलपुर का एक गौरव है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील जैन, महामंत्री श्री दिगंबर जैन मंदिर चंपा सिद्ध क्षेत्र। और यहाँ पर फिर हम एक बार सर के पास आएंगे। सर, इन्होंने कहा कि ये बहुत ही मनोरम जगह है। जी हाँ, जी। तो इसके मनोरमता को निखारने के लिए और क्या क्या चीज़ करना चाहिए? सबसे पहले तो इसकी घेराबंदी और उसके बाद इसमें प्लांटेशन का बड़ा स्कोप है। कभी
कई बार बहुत ही उजाड़ लग रहा है अभी, जी हाँ जी हाँ, जबकि सही इस बात वक्त जो उजाड़ नहीं लगना नहीं चाहिए, लगना बसंत चाहिए। का वक्त है। नहीं, हमारे बच्चों ने कई बार ऐसा प्रयास किया, बहुत अच्छा सुंदर सुंदर प्लांटेशन किया, लेकिन उसको सुरक्षित रखना संभव नहीं है, क्योंकि ये क्योंकि खुला है तो कोई भी किसी भी समय आदमी ही नहीं जानवर भी उसका विचरण करना उसमें कोई रुकावट नहीं है। सर ये विश्वविद्यालय स्तर पर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य सरकार को भी नहीं, बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। जिस तरह से खुदा बख्श लाइब्रेरी को बचाने के लिए एक मुहिम चला था और आज वो अपने जगह पर कायम हाँ है, बिल्कुल। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं इसे भी बचाने के नहीं, लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश नहीं, कुमार ये जी को भी आपने ऑप्शनल कहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो बिना राज्य सरकार के ध्यान दिए या उसके बिना प्रयास के ये संभव नहीं है। विश्वविद्यालय की भी अपनी सीमाएं हैं और इसके लिए कुछ फंड आवश्यक होगा और ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक बार मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे, नीतीश जी, और वो भी यहाँ पर उन्होंने भी भ्रमण किया, देखा, और उन्होंने भी ऐसा कहा था कि सरकार इस पर ध्यान देगी, लेकिन व्यस्तता है सरकार की, जी इस पर सरकार का ध्यान जाए और ये बहुत ही ज़रूरी है। ये आज हम लोग इस जगह को देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये इतना बड़ा हेरिटेज, इतना महत्वपूर्ण कहीं हेरिटेज विलुप्त न हो जाए। नस्ते नाबूद ना हो जाए, ये चिंता का विषय। कहीं ना कहीं सर इसके पीछे अस्थाई कुलपति नहीं होना भी एक कारण है कि अगर अस्थाई कुलपति हो तो ज़्यादा इसके संरक्षा और सुरक्षा पर, इसकी मजबूती और नीति पर ध्यान दे सकें। देखिए ये तो अलग विषय हो गया, कारण बहुत से हैं, अस्थायी कुलपति का होना या ना होना वो सब ध्यान देने और इच्छा पर होता है। और कोई एक कुलपति थे जो कि अस्थायी नहीं थे, शाह जी, तो उनके समय में एक बार उनका संयोग से यहाँ पर आगमन हुआ, तो बहुत ही कम 6 महीना वाइस चांसलर रहे वो, तो उनका ध्यान मैंने दिलाया। ऊपर में छत पर बहुत जमा हो गया और पानी से जो है वो वाटर लॉगिंग होता है, जल जमाव होता है, छत टूटी है, और कुछ मैंने अपने स्टूडेंट्स के बेंच डेस्क के लिए बैठने के लिए जगह नहीं थी, उन्होंने मुहैया कराया और इस पर ध्यान दिया और वो तुरंत काम हुआ। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हाँ। लोगों में रुचि होनी चाहिए हाँ। काम के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये तो एक घूमने का भी जगह है जी बिल्कुल, शहर वासियों का, इसको टीला कोठी में भी इसको आते हैं एक घूमने टूरिस्ट- के लिए। उसको एक अच्छे टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जा सकता है, पूरी संभावना है। ये अपने आप में एक नायाब टूरिस्ट प्लेस हो सकता है और इसमें सिर्फ गिरवा दिया जाए, प्लांटेशन करवा दिया जाए, भवन की मरम्मत हो जाए, तो यहाँ पर चित्र प्रदर्शनी वगैरह लगाकर उसको एक सुंदर रूप दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने कीमती वक्त निकाला, बहुत सारी जानकारी दी। तो इसी के साथ मैं सईद अनवर आपके टीला कोठी, जो वर्तमान में रविंद्र भवन कहा जाता है, और चूँकि तिलका मांझी भागलपुर के एक विरासत रहे हैं, तिलका मांझी के ही नाम से बहुत सारी चीज़ें यहाँ जुड़ी हुई है। तो आज इसी रविंद्र भवन और ऑगस्टस क्लीवलैंड के जो कार्यालय सह आवास भी ये रहा है, उसी ऊंचाई पर टीला कोठी से मैं फिर किसी नए वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।